जय हिंद साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है होम स्टडी पर। तो ये क्लास हमारी जो है इतिहास की होती है। ठीक, इसमें हम जो है अपना आज मौर्य साम्राज्य, ठीक है, क्या कवर करेंगे? मौर्य साम्राज्य कवर करेंगे पहले, उसके बाद आगे देखेंगे, टाइम बचा तो। अगर मैं मौर्य साम्राज्य की बात करता हूँ, चलिए लिखिए मौर्य साम्राज्य, अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए और लिखिए। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। कब? 323 से 298 ईसा पूर्व जो है ये इसने राज किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त ने जो अपने गुरु जो है, इसका गुरु कौन था? विष्णुगुप्त या चाणक्य, ठीक है। इसकी सहमति से ही मौर्य वंश की स्थापना की थी और इसने पश्चिम भारत से सिकंदर के अधिकृत राज्यों को भारत से मुक्त करा दिया था। जो सिकंदर ने जिन राज्यों पर अधिकार कर रखा था उनको भारत से मुक्त करा दिया था। भारत कह रहा हूं, उनसे भारत को मुक्त करा दिया था, ठीक है। किन था? इसका गुरु था चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य, ठीक। इसके बाद इसका पुत्र आता है बिंदुसार। कौन आता है? बिंदुसार आता है चंद्रगुप्त के बाद। और ये जो है आपका 298 से 272 ईस्वी तक राज करता है, ईसा पूर्व तक, ठीक है। चाणक्य चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार, इसका अगला उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। लेकिन बिंदुसार के राज्य का जो संचालन है वो भी कौन करता था? चाणक्य। इसके राज्य का संचालन भी कौन करता था? चाणक्य। और बात की जाए चाणक्य ने कितने राजाओं के राज्य का संचालन किया, तो 3 राजाओं के राज्य का संचालन किया चाणक्य ने, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सम्राट अशोक। कौन आता है? सम्राट अशोक आता है बिंदुसार के बाद। ये कब था? 273 से 232 ईसा पूर्व तक इसने राज किया। कब तक? 273 से 232। बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो है अशोक राजा बना था, ठीक है। अशोक की माता का नाम, अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। और अशोक की माता कौन थी? इनकी माता थी सुभद्रांगी, ठीक है। और इनके बच्चे थे, एक लड़का था महेंद्र, लड़के का नाम था महेंद्र, और लड़की का क्या नाम था? संघमित्रा। संघमित्रा कौन थी? इसकी पुत्री थी, ठीक। चलिए, इन्होंने जो है अपने बच्चों को दूसरे देशों में जो है बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी भेजा था, ठीक है। अशोक ने जो है 261 में एक युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। इस में कर रहा हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप नोट डाउन नहीं करते, बाद में चाहिए तो उसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। अशोक ने एक युद्ध 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध। कब हुआ था कलिंग युद्ध? 261 ईसा पूर्व हुआ था। इसमें अशोक ने जो है जीत हासिल की थी इस युद्ध के अंदर, ठीक है। लेकिन इस युद्ध में जो है बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, बहुत भारी मात्रा में नरसंहार हुआ था इस युद्ध के अंदर, ठीक है। तो उन सबको देखते हुए अशोक ने जो है युद्ध ना करने की सोची और बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक। ठीक है,
चाणक्य के नाम की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए अब चाणक्य, चाणक्य को दूसरा क्या नाम था? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त भी कहते थे चाणक्य को। चंद्रगुप्त के शासन का जो विस्तार है उसमें सबसे अधिक जो मदद रही वो चाणक्य की रही। ठीक है, चंद्रगुप्त के शासन को विस्तार देने में सबसे ज्यादा मदद चाणक्य की रही। ठीक, चाणक्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। ठीक है, और अशोक के बारे में एक बात कही जाती है कि इसने जो है, क्वेश्चन आता है कि किस राजा ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी, अपने भाई की, सॉरी भाई की हत्या कर दी थी? तो अशोक ने भाई की हत्या की थी, ऐसा कुछ बताया नहीं गया, लेकिन ये कहा जाता है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों की हत्या कर दी थी सिंहासन पर बैठने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अशोक का एक नाम और था। अशोक को किस नाम से बुलाते थे? अशोक को देवान प्रियदर्शी, इस नाम से भी अशोक को बुलाया जाता था। ठीक है, देवान प्रियदर्शी भी किसका नाम था? अशोक का ही नाम था। ठीक है, अशोक ने जो है कलिंग में भयंकर नरसंहार को देखते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अगर मैं बात करूं अशोक का उत्तराधिकारी तो ये था कुणाल। कुणाल जो है अशोक का उत्तराधिकारी था। मौर्य काल जो था इस टाइम पे शिक्षा का केंद्र जो था इनका, मौर्य काल के समय शिक्षा का केंद्र, शिक्षा का केंद्र जो था वो था तक्षशिला। तक्षशिला में जो है शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, मेगस्थनीज जो है वो इंडिका, इंडिका पुस्तक जो है किसकी है? मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। ठीक है, चलिए इंडिका से जो है आपके पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन भी इंडिका से आपको मिल जाएगा। इसमें जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन भी दिया गया है। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की बात करूं तो अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं इससे आगे तो अशोक के जो है शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को बात करते हैं। 14 शिलालेख थे अशोक के, और सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस, जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले पढ़ने वाला यही आदमी था। ठीक, चलिए अशोक के शिलालेख देखते हैं। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? ये भी देखो, अशोक ने क्या किया था? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। ठीक है, चलिए इसने जो है अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका। ठीक है, चलिए इसके जो है वो हम
शिलालेख देखते हैं, शिलालेख में क्या क्या बताया गया है। अशोक के शिलालेख में अगर मैं बात करूं तो इसके कितने हैं, 14 शिलालेख है। एक एक करके देखते हैं। पहला शिलालेख क्या कहता है, पहला शिलालेख क्या कहता है, इसमें कहा गया है पशु बलि की निंदा है। इसमें क्या है, पशु बलि की निंदा। पहले शिलालेख में क्या है, पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे में क्या है, मनुष्य और पशु, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा। मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा के बारे में बताया गया है कि इन दोनों की चिकित्सा का उल्लेख है, इन दोनों की चिकित्सा होनी चाहिए। बात करें तीसरे की, तो तीसरे में क्या है, राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष पर दौरे पर जाए। राजकीय अधिकारी 5वें वर्ष दौरे पर जाए। ठीक। चौथा क्या है, चौथे में बहरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई। बहरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा। ठीक। अब पांचवा की है, पांचवें में धर्म महामात्रों की नियुक्ति है। क्या है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति। ठीक। छठे में क्या है, छठे में है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्म नियंत्रण की शिक्षा। ठीक है। बात करो सातवें में, सातवें आठवें में क्या है, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। ठीक है। क्या है सातवें में, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख, सातवें में और आठवें में। बात की जाए नौवें की, तो नौवें में क्या है, सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। सच्ची भेंट का उल्लेख। ठीक। बात करें अगर 10वें की, तो इसमें 10वें में आदेश दिया गया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। क्या है, राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा हित में सोचेंगे। ठीक है, प्रजा हित में सोचिए। ठीक। चलिए नोट डाउन कर लीजिए ना जल्दी से, नोट तक हमने देख लिए। इसके बाद और करते हैं। पहला कहता है पशु बलि की निंदा जो है वो की गई है पहले शिलालेख में। दूसरे में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा है। तीसरे में राज्य के अधिकारी 5 वर्ष पर दौरे पर जाएगा। पांचवा कहता है भैरव घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई। पांचवे में महामात्रों की नियुक्ति है। छठे में आत्मनियंत्रण की शिक्षा। सातवां और आठवां अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख करता है। नौवां आपकी सच्ची भेंट को बताता है इसमें। और 10वां जो है राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। इसमें आपका 7वां और 8वां मोस्ट इंपोर्टेंट अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। पहला, अशोक के पहले शिलालेख में क्या है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। धम घोष की जगह भैरी घोष की घोषणा किस शिलालेख में की गई, चौथे में। ठीक है। इंपोर्टेंट है सारे के सारे वैसे तो। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 4 और रह गए हमारे, इनको भी देखते हैं।
11वां क्या कहता है? 11वां कहता है क्या है, इसमें धम्म की व्याख्या है। धम्म की व्याख्या दी गई है 11वें के अंदर। ठीक, बात करते हैं 12वीं की। तो क्या है, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों की सम्मान की बात कही गई। ठीक है, स्त्री जो है महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है, इसमें कहा गया कि स्त्रियों को भी महामात्रों में नियुक्त किया जाए। ठीक, 13वां कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 13वां, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, और अशोक का हृदय परिवर्तन, कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक का हृदय परिवर्तन। परिवर्तन की बात कही गई। ठीक है, बात करते हैं 14वीं की। अशोक ने जनता को धर्म जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। क्या है 14वीं में? अशोक ने जनता को धर्म जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ठीक, चलिए अच्छी बात है। अब चलते आगे, एक बार और देख लो ने क्या है। क्या कहता है? 11वां कहता है, 11वें में धम्म की व्याख्या क्या बताया गया? धम्म की व्याख्या बताई गई है 11वें के अंदर। 12वां कहता है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, जो स्त्री को भी जो है महामात्रों में नियुक्त किया जाए। 13वां कहता है कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक का हृदय परिवर्तन की बात। क्या कहता है 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, 14वां कहता है अशोक ने जो है जनता को धर्म जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ये क्या कहता है 14। तो ये 14 शिलालेख थे अशोक के। अशोक ने जो है शिलालेख बनवाए थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो है आपका मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाता है। ठीक, इसके बाद चलते हैं इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद आपका कुषाण वंश आता है। कुषाण वंश, ठीक है, क्या आता है? कुषाण वंश आता है। इसमें क्या था? इसमें कनिष्क एक राजा था। कौन? कनिष्क। कब? कनिष्क जो है इस पर गद्दी पर बैठा था, कनिष्क राजा था। और कनिष्क ने क्या क्या था? 78वीं ईस्वी में क्या किया? एक संवत चलाया। 78वीं ईस्वी में एक संवत यानी कि कैलेंडर चलाया। ठीक है, जिसे क्या है अब जिसको भारत सरकार यूज करती है। अब भारत सरकार उपयोग करती है। किसका करती है? शक संवत का। ठीक है, शक संवत, इस संवत को ही शक संवत बोला जाता है। ठीक है, ये किसने चलाया था? ये कनिष्क ने चलाया था 78वीं ईस्वी में। ठीक, और अब भारत सरकार भी इसका उपयोग करती है। ठीक है, भारत का
आइंस्टीन, मैं भारत के आइंस्टीन की बात करूं तो किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। गंधार शैली और गंधार शैली में मथुरा शैली, गंधार शैली मथुरा शैली का विकास किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपका वर्धन वंश आता है। ठीक, वर्धन वंश का जो पहला राजा था वो वर्धन बना था, और उसके जो पुत्र थे दो, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद आपका आता है वर्धन वंश। वर्धन वंश पर बात की जाए वर्धन वंश की तो इसका शासक था वर्धन। कौन? वर्धन इसका शासक था। इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था राज्यवर्धन, दूसरे का नाम था हर्षवर्धन। ठीक है। इसकी एक पुत्री भी थी राज्यश्री। ठीक है। हर्षवर्धन की बात करते हैं। इसके मृत्यु के बाद जो है वर्धन की, वो राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा और जल्दी ही ये भी मर गया। उसके बाद कौन बैठा? उसके बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन जो है कब? 606 ईस्वी में गद्दी संभाली थी। 606 ईस्वी में गद्दी संभाली। ठीक है। हर्षवर्धन ने इसने 41 वर्ष तक शासन किया था। ठीक। चलिए, इसने कोई ऐसा खास काम नहीं किया था। ठीक। इसकी अगर मैं बात करूं हर्षवर्धन की तो ये जो है 41 वर्ष तक इसने अपना क्या किया? 41 वर्ष तक इसने अपना राज किया था। ठीक है। इसे इसका जो एक उपनाम था हर्षवर्धन का, क्या था? हर्षवर्धन को शिलादित्य, शिलादित्य, शिलादित्य के नाम से भी हर्षवर्धन को जाना जाता था। ठीक है। एक नाटककार और कवि था। इसने क्या किया था? इसने क्या क्या लिखा था? नागनंद, रत्नावली, ठीक है, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ये सभी नाटक जो है इसकी रचना जो है हर्षवर्धन ने की थी। ठीक है। और 647 में हर्षवर्धन का जो है निधन हो गया। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो है प्राचीन इतिहास जो है वो लगभग समाप्त हो ही गया है। ठीक। प्राचीन इतिहास में हमारे इससे ज्यादा और कुछ इंपोर्टेंट नहीं था। ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख बौद्ध शिक्षा के केंद्र की। एक बार क्या है? प्रमुख बौद्ध शिक्षा के केंद्र या एक, इसे देखिए तो एक था नालंदा और एक था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है। एक था आपका नालंदा विश्वविद्यालय, ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय था ये। ठीक है। बिहार के राजगिरी के समीप स्थित था। ठीक है। यहाँ शिक्षा जो है पाली भाषा में दी जाती थी। ठीक।
कहाँ स्थित था? बिहार के राजगिरी, ठीक है, बिहार के राजगिरी में स्थित था। शिक्षा जो है, शिक्षा पाली भाषा में, शिक्षा पाली भाषा में दी जाती थी, ठीक है। और भयंकर अग्निकांड के कारण ये नष्ट हुआ था। कैसे नष्ट हुआ था? भयंकर अग्निकांड, बहुत बड़ी आग लगी थी नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है। उस आग के बाद इसकी सब किताबें सब जल गई और ये हमारा नष्ट हो गया था, ठीक। बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक, क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये जो था 8वीं शताब्दी में पाल वंशीय धर्मपाल द्वारा बिहार प्रांत के भागलपुर में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? बिहार के भागलपुर, ठीक है, बिहार के भागलपुर में हुई थी। किसने? धर्मपाल, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। 1203 में खिलजी के आक्रमण से यह नष्ट हुआ था, ठीक। ये नष्ट कब हुआ था? 1203 में खिलजी के आक्रमण से, ठीक। ये दो आपके विश्वविद्यालय थे इम्पोर्टेंट, इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको ये करवाया है, ठीक है। इसके बाद हम जो है अपना मिड हिस्ट्री को पढ़ेंगे कल से हमारी क्लास मिड हिस्ट्री की होगी। आप इन्हें देखिए, वो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगिरी में स्थित था, ठीक है। इसमें शिक्षा पाली भाषा में दी जाती थी और ये भयंकर अग्निकांड में जो है जलकर नष्ट हो गया था। इसमें इतनी सारी किताब रखी थी, कई लाख किताब इसके अंदर रखी हुई थी। इसकी आग बहुत दिनों तक चली थी, ठीक है। बहुत बड़ी आग लगी थी नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। और दूसरा विश्वविद्यालय हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी बिहार के भागलपुर में था और इसे किसने बनाया था? धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी, ठीक। और 1203 में खिलजी के आक्रमण से यह नष्ट हो गया था, ठीक है। चलिए, अगर बच्चों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को प्लीज लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, ठीक। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए होम स्टडी को, जिससे और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपके पास हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।